हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक जुडिशरी। अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है लेट्स क्रैक पीसीएसजे, जहां पे अब हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स की भी। क्रैक जुडिशरी चैनल पे आपको मिलेगा कंटेंट हर जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए। यहाँ पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं कोर लॉ सब्जेक्ट्स, लोकल लॉ सब्जेक्ट्स, ट्रांसलेशन, हर वो चीज जो आपको एग्जाम में आएगी, हर वो चीज जो आपके लिए जरूरी है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। मेरा नाम है अर्पिता। यूजीसी नेट मैंने क्वालिफाई किया था 2019 में। आई हैव डन एलएलएम इन क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस। बीएलएलबी मैंने किया है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब से, और मेरा स्पेशलाइजेशन इन बीएलएलबी था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए स्पेशल क्लासेस, जहां पे इस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हम लोगों ने अभी तक काफी कुछ पढ़ लिया है। हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन से लेके सेक्शन 13 तक सब कुछ डिटेल में कवर कर लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिक इन्फोर्स, इस टॉपिक के अंदर दो सेक्शन आते हैं। एक है सेक्शन 14 और दूसरा है 14A। 14A डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इस चीज से कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किए जा सकते, लेकिन इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वो सारे वीडियोस देख लें। उसमें हमने बहुत डिटेल में केस लॉज के साथ हर पॉइंट को डिस्कस किया है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, इसके अलावा कौन से कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, पार्शियल परफॉर्मेंस क्या होता है, ये सब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, और अगर आप वो देख चुके हैं तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड के अंदर आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 में बहुत मेजर चेंज आया है आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2018। आई होप आप सभी को पता हो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हैज गॉन थ्रू अ मेजर अमेंडमेंट इन 2018। ये अमेंडमेंट अगस्त 1 2018 से एनफोर्स हो चुका है, यानी ये अब लागू हो चुका है। सेक्शन 14 भी सेक्शन 14 की हेडिंग पहले सेम ही थी, विच सेक्शन 14 हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड इसी बारे में बात करता है, लेकिन इसके अंदर का जो कंटेंट है वो बहुत चेंज हो चुका है। इसके पहले जो सेक्शन 14 था, अगर आप इसे पहले देखें सेक्शन 14 को, अगर आप पहले अमेंडमेंट के पहले वाला सेक्शन 14 अगर आप पढ़े तो आप समझ पाएंगे कि कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसे बहुत इजी बना दिया गया है, इसकी लैंग्वेज इजी कर दी गई है, इस सेक्शन को बहुत ब्रीफ कर दिया गया है आफ्टर द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का जो मेन पर्पस था, 2018 का जो अमेंडमेंट आया है, उसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि स्पेसिफिक रिलीफ यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको रूल बनाया जाए, और नॉट ग्रांटिंग स्पेसिफिक रिलीफ इसे एक्सेप्शन, यानी हर केसेस में जहां पे स्पेसिफिक रिलीफ दिया जा सकता है उन केसेस में हमें स्पेसिफिक रिलीफ देना ही चाहिए। सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होंगे जहां पे स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दिया जाएगा। 2018 के अमेंडमेंट से पहले जो पोजीशन थी वो ये थी कि स्पेसिफिक रिलीफ वाज एन एक्सेप्शन, और कॉम्पनसेशन वाज द जनरल रूल, यानी जनरली कॉम्पनसेशन ही दिलवाया जाता था, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्सेप्शनल केसेस में दिलवाया जाता था, वो डिस्क्रिशन होता था कोर्ट का। अभी कोर्ट का डिस्क्रिशन को सेट असाइड कर दिया गया है। अभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रूल बना दिया गया है। इसी सीरीज में सेक्शन 14 में भी चेंज आए हैं, और सेक्शन 14A अलग से ऐड किया गया है। तो सेक्शन 14 क्या है ये देख लेते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आपको खुद ही पढ़ के समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी डिटेल में कि ये मीन क्या कर रहा है विद एग्जांपल्स। सेक्शन 14 कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। बाय द वे, ये वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस। मेंस में इसी के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आता है कि राइट डिस्कस कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले के सारे वीडियोस भी देख लीजिए, ताकि आप इसे कनेक्ट कर पाए विद द रेस्ट ऑफ द एक्ट।
स्पेसिफिक एनफोर्समेंट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, अब ये पहला ए जो पार्ट है ये कह रहा है, ये ए जो है ना ये नया ऐड किया गया है 20A सेक्शन, सेक्शन 20A से सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस नाम की एक चीज लाई गई है। ये क्या है ये भी हम देखेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं ये, where a party to the contract has obtained substituted performance of contract in accordance with the provision of section 20, सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 20 की अकॉर्डिंग जहां पे पार्टी ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। यानी अब देखिए इस केस में इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो लेट्स जस्ट से कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, सॉरी, आई हैव एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ बिल्डर बी। मैं अपना घर बनवाना चाहती हूँ बिल्डर बी से। बिल्डर ने घर की नींव रख दी, थोड़ा बहुत काम और करवा दिया, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ आई कैन चूज टू गो विथ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस? मैं बी का जो परफॉर्मेंस है ये किसी और से करवा सकती हूँ। लेट्स जस्ट से कि सी नाम का एक बिल्डर है हु इज रेडी टू बिल्ड द रेस्ट ऑफ द हाउस फॉर मी। Now I can ask C to build that house for me, and इसका जितना भी चार्ज रहेगा, सी का जो भी चार्ज रहेगा वो पे कौन करेगा? वो पे वो पार्टी करेगी जिसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिसने नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो पार्टी पे करेगी। यानी इसको कॉम्पनसेशन कौन देगा? बी देगा। बी विल बेयर द अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस विच शुड हैव बीन डन बाय बी। यानी बी को जो काम करना चाहिए था जो वो नहीं कर रहा है, बी ने अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं पूरा किया है, उसकी जगह ये कॉन्ट्रैक्ट मैं किसी और से करवा सकती हूँ। और मैं जिससे भी ये कॉन्ट्रैक्ट करवा रही हूँ उसको कॉम्पनसेशन कौन देगा? उसे कॉम्पनसेशन देगा वो पार्टी जिसने नॉन परफॉर्मेंस किया है। यानी इस केस में कौन है? वो बी। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस जहां पे ऑब्टेन कर लिया गया है उन जगहों पे स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं कराया जा सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। तो अगर घर बनवाने की कॉन्ट्रैक्ट है और ए ने सी से ऑलरेडी अब बात कर ली है, क्योंकि बी ने मना कर दिया घर बनाने को, तो अगर ए ने सी से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, सी से बात कर ली है कि आप बना दो मेरा घर, इस केस में ए बी के ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं कर सकता। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ही हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, आई रीड एवरी कमेंट, आई गो थ्रू एवरी कमेंट। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज डाउट, जो भी डाउट है अपना कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं इसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। बी कहता है a contract of performance of which involves performance of a continuous duty which the court cannot supervise। यानी कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पास करता है, इन दैट केस द कोर्ट विल हैव टू गो थ्रू द कोर्ट विल इन्वॉल्व इटसेल्फ इन अ कॉन्टिन्यूस ड्यूटी ऑफ सुपरविजन। यानी कोर्ट को सुपरवाइज करने की कॉन्टिन्यूस ड्यूटी मिल जाएगी जो वो नहीं कर सकता। कोर्ट के पास ऑब्वियसली बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस विच द कोर्ट हैज टू गो थ्रू एवरी डे। द कोर्ट कैन नॉट इंडल्ज इटसेल्फ इन सुपरवाइजिंग दीज काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस ड्यूटीज। नाउ इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। तो मान लीजिए किसी ए ने स्टेट ने किसी प्राइवेट पार्टी के साथ रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब कुछ पार्ट रोड का बन गया है या फिर कुछ भी नहीं बना है और ये पार्टी मना कर देती है, ये जो प्राइवेट पार्टी है ये मना कर देती है कि हम रोड नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ दिस रीजन। नाउ द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हियर। व्हाई? बिकॉज द कोर्ट विल हैव टू सी the court will have to supervise this construction of road which would entail a continuous duty।
इतनी कॉन्टिन्यूस ड्यूटी, इतनी रेगुलरली चेक करना, इतना रेगुलरली क्वालिटी चेक करना एंड प्रोग्रेस कितना हुआ है, कितना बना है रोड, कितना बाकी है, कितने दिन में बनेगा, ये सारी जो ड्यूटी है ये कोर्ट पे आ जाएगी, जो कि कोर्ट नहीं परफॉर्म कर सकता बिकॉज कोर्ट इन इंडिया आर ऑलरेडी ओवरबर्डन बाय लिटिगेशन। तो लिटिगेशन भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, कोर्ट इतनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता। एंड इसीलिए ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी एक्ट जहां पे कॉन्टिन्यूस ड्यूटी हो परफॉर्म करने की, सुपरवाइज करने की, वहां कोर्ट नहीं करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सबसेक्शन, ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटीरियल टर्म। यानी जहां भी पर्सनल क्वालिफिकेशन की बात आएगी, जहां भी पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज की बात आएगी, वहां कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगा। जैसे जैसे मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने मुझे कहा कि आप मेरी एक पेंटिंग बना के दोगे। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है। पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि कोर्ट ये नहीं देख सकता कि इस परफॉर्मेंस की क्वालिटी कैसी है, इस परफॉर्मेंस को आपने अच्छे से किया है या नहीं। लाइक द मटेरियल टर्म्स, इसको मटेरियल टर्म्स में करवाना, एनफोर्स करवाना इज डिफिकल्ट। दैट इज वाई कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि पर्सनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पे क्या करवाया जाएगा, यहाँ पे कॉम्पनसेशन दिलवाया जा सकता है। तो पर्सनल क्वालिफिकेशन के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, उसके लिए क्या करवाया जाएगा, उसके लिए कॉम्पनसेशन आपको दिलवा दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। डिटर्मिनेबल का मतलब होता है टर्मिनेबल, यानी जो अपने आप में खत्म हो। यानी अगर मान लीजिए एक अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट में एक डेट स्पेसिफाइड है कि इस दिन को ये अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। यानी लेट्स जस्ट से कि मेरा अन अकेडमी के साथ एक अग्रीमेंट है कि 1 सितंबर को मेरा अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। नाउ अन अकेडमी मुझसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता इस कॉन्ट्रैक्ट का, क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेबल है, ये डिटर्मिनेबल है, ठीक है। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक एक्सपायरी डेट है, उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सेक्शन 14 इतना ही है, बहुत इजी सेक्शन है ये। जब भी आप मेंस में इसको आंसर करेंगे तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको सेक्शन 14 के साथ, जब भी आप जैसे अगर आप क्लॉज ए लिख रहे हैं तो उसके साथ ही आप एग्जाम्पल भी दे, जिससे जो एग्जामिनर है ही कैन गेज कि आपको इसका एसेंस समझ में आ गया है इस सेक्शन का। अब हम आते हैं केसेस पे। तो पहला केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस एस.एन. गोयल। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोर्ट ने कहा था कि सिविल कोर्ट का एक ऑर्डर जिसने कहा है कि रेस्पोंडेंट को रीइंस्टेट किया जाए, क्या ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस ऑर्डर का करवाया जा सकता है? क्या ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा? तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। दिस डज नॉट कम अंडर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि ये पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी हो जाएगी, कॉन्टिन्यूस ड्यूटी ऑफ सुपरविजन हो जाएगा, विच द कोर्ट कैन नॉट एंटेल। सो ऑल ऑफ दीज रीजंस, इसी रीजन की वजह से कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 14 के अंडर ऐसे किसी ऑर्डर का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जाएगा। अब हम आते हैं संजना एम विक वर्सेस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पे। इस कॉन्ट्रैक्ट में संजना ट्रेड एक ट्रेडर है और उनकी एक पार्टनर है जो जिन्होंने एक अग्रीमेंट किया है। ये अग्रीमेंट कैसा है? ये डीलरशिप का अग्रीमेंट है, यानी इन्होंने एक डीलरशिप के लिए अग्रीमेंट किया है। दो पार्टीज है, ए एंड बी, लेट्स से। नाउ इस अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये अग्रीमेंट इस दिन को टर्मिनेट हो जाएगा एंड उस दिन के बाद ये अग्रीमेंट टर्मिनेट हो भी जाता है। क्या इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्लॉज डी ऑफ 14 से हिट होता है। 14 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिटर्मिनेबल है
वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो संजना एम विग वर्सेस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये केस आप याद रखिए क्योंकि ये केस इंपॉर्टेंट है सेक्शन 14 से रिलेटेड। आई होप अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो सब आपको क्लियर हो। अब हम आते हैं सेक्शन 14 ए पे। सेक्शन 14 ए एक नया सेक्शन है जो कि 2018 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। इसे 2018 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया है और ये कहता है पावर ऑफ द कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स, यानी कोर्ट के पास पावर भी अब कोर्ट के पास पावर है कि वो एक्सपर्ट्स को भी एंगेज कर सकते हैं, उनकी ओपिनियन ले सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन आपने हम श्योर इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ा होगा, वहां पे क्या पर्पस है एक्सपर्ट्स के ओपिनियन का, ये जानना इजी है। एक्सपर्ट का ओपिनियन वहां इसलिए लिया जाता है क्योंकि कोर्ट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो अगर कोई ऐसा ऐसी कोई चीज है जिसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की जरूरत है, तो कोर्ट एक्सपर्ट का ओपिनियन ले सकता है। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर एक्सपर्ट का ओपिनियन क्यों लिया जा रहा है? देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 के बाद काफी मेजर चेंजेस से गुजरा है ना? यानी यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं कि जो कॉम्पनसेशन अब एक्सेप्शन हो गया है और जनरल रूल क्या बन गया है? जनरल रूल बन गया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री, यानी कोर्ट को एज अ मैटर कोर्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको देना पड़ेगा, और अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मना कर रही है तो उसे उसके लिए स्पेसिफिक रीजन देने पड़ेंगे इन राइटिंग। नाउ किन चीजों का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, किन चीजों का नहीं हो सकता है, कोर्ट ये कैसे गेज करेगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट की ड्यूटी ना रहे कि उनकी कॉन्टिन्यूस ड्यूटी ऑफ सुपरविजन ये है या नहीं, ये सारी चीजें कोर्ट को कैसे पता चलेगी? यानी सेक्शन 14 में ये सारी जो चीजें दी हुई है कि क्या कॉन्टिन्यूस ड्यूटी है इस काम के लिए जो करवानी पड़ेगी, क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है जो कि एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। सो टू नो ऑल दिस, कोर्ट हेल्प ले सकता है एक्सपर्ट्स की। कोर्ट अगर एक्सपर्ट्स की हेल्प लेता है तो इस केस में कोर्ट उनकी अटेंडेंस इंश्योर करवा सकता है। इसको क्लॉज बाय क्लॉज इसको एक बार पढ़ लेते हैं। Without prejudice to the generality of the provision contained in Code of Civil Procedure 1908, any suit under this act, whether the court considers it necessary to get, जहां भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि इट इज नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन एनी स्पेसिफिक इशू, किसी भी स्पेसिफिक इशू के लिए, तो वहां पे कोर्ट एक या एक से ज्यादा एक्सपर्ट इंगेज कर सकती है और ऐसे इशू के लिए रिपोर्ट करने को उनको कह सकती है। इनके साथ ही वो उनकी अटेंडेंस सिक्योर कर सकती है एक्सपर्ट, और साथ ही में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द इशू ये भी ऑर्डर कर सकती है। तो कोर्ट क्या क्या कर सकता है? कोर्ट किसी भी ऐसी चीज के लिए, कोई ऐसे स्पेसिफिक इशू के लिए जहां पे कोर्ट को नेसेसरी लगता है कि उन्हें एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए, वहां पे वो एक या एक से ज्यादा एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकती है। इन एक्सपर्ट्स की ड्यूटी क्या होगी? टू रिपोर्ट द इशू, जो भी इनकी फाइंडिंग है वो किसको रिपोर्ट करे? कोर्ट को करे। और कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट इनकी अटेंडेंस सिक्योर कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है विच कैन बी रेलेवेंट टू द केस, तो कोर्ट एक्सपर्ट्स को ऐसे डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन भी ऑर्डर कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ coming to subsection 2. The court may require or direct any person to give relevant information to the expert, or to produce or to provide access to any relevant document, goods or other property for his inspection. अब ये जो expert है, इस expert का काम बिना किसी रुकावट के चले, इस expert का काम fluidly चले, इसलिए कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, कोर्ट किसी भी पर्सन को ऑर्डर कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि एक्सपर्ट जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो इंफॉर्मेशन उन्हें दे दी जाए। इसके अलावा कोई अगर डॉक्यूमेंट है, कोई गुड है या कोई अदर प्रॉपर्टी है जिसका एक्सेस चाहिए एक्सपर्ट को, ताकि वो उस चीज को, उस प्रॉपर्टी को, उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर पाए, तो उस पर्सन को ऑर्डर किया जा सकता है कि वो
ऐसे डॉक्यूमेंट्स, गुड्स और प्रॉपर्टी को एक्सपर्ट्स को दे, एक्सपर्ट्स को उस प्रॉपर्टी का, उस गुड्स का एक्सेस दे ताकि वो उसे इंस्पेक्ट कर पाए। ये किसके लिए किसकी ड्यूटी है ये जो कोर्ट ड्यूटी डाल रहा है ये एनी पर्सन पे डाल रहा है ना, ये किसी भी पर्सन पे कोर्ट ड्यूटी डाल सकता है। थर्ड पे आते हैं, द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट। अब जो एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है या जो रिपोर्ट दे रहा है, शैल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट, यानी ये पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बनेगा, ये एग्जिबिट में इंक्लूडेड होगा। ये जो कोर्ट जो पूरा जजमेंट रहता है जिसमें हर चीज लिखी होती है कि कौन कौन से एविडेंस लिए गए हैं, कब किस पर्सन का स्टेटमेंट लिया गया है। तो ये जो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है, ये जो पूरा सूट का रिकॉर्ड है, इसी का एक पार्ट रहेगा इसकी रिपोर्ट या ओपिनियन भी। अब ये क्या कह रहा है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एनी ऑफ द पार्टीज में एग्जामिन द एक्सपर्ट पर्सनली इन ओपन कोर्ट। अब अगर पार्टीज को ऐसा लगता है कि उन्हें भी एक्सपर्ट को एग्जामिन करने की जरूरत है, यानी उन्हें ये देखना है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पार्टीज ये प्रूव करना चाहती है कि जो एक्सपर्ट है उसे इस चीज के बारे में इतना नॉलेज है या नहीं, या जो भी पार्टीज के कंसर्न है, तो पार्टीज भी एक्सपर्ट को एग्जामिन कर सकती है पर्सनली, लेकिन ओपन कोर्ट में। ओपन कोर्ट में पार्टीज भी एक्सपर्ट को एग्जामिन कर सकती है, या फिर उसके द्वारा बताया हुआ कोई भी ओपिनियन या रिपोर्ट इसको एग्जामिन कर सकती है। पार्टी एक्सपर्ट को पर्सनली भी कर सकती है एग्जामिन, यानी एक्सपर्ट से पर्सनली क्वेश्चन एंड आंसर कर सकती है। इसके अलावा ओपिनियन या रिपोर्ट जो कि एक्सपर्ट ने दिया है उसे भी एग्जामिन कर सकती है। नाउ द फोर्थ पॉइंट सेज द एक्सपर्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू सच फी, कॉस्ट और एक्सपेंस एज द कोर्ट में फिक्स। यानी एक्सपर्ट का जो एक्सपर्ट की जो फीस है, कॉस्ट है या एक्सपेंसेस जो भी उसके लगे हैं फॉर द इंस्पेक्शन, तो उस वो फिक्स कौन करेगा, वो कोर्ट फिक्स करेगा। लेकिन ये पे कौन करेगा, ये पे करेंगी पार्टीज। दिस शैल बी पेएबल बाय द पार्टीज, यानी पार्टीज पे करेंगी, और कितने कितने प्रपोर्शन में करेंगी, यानी डिफेंडेंट कितना पे करेगा, प्लेंटिफ कितना पे करेगा, ये कौन बताएगा, ये भी कोर्ट बताएगा। तो सेक्शन 14 हमें बताता है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं है। 14A बताता है कि एक्सपर्ट को कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है, एक्सपर्ट की क्या ड्यूटी होंगी, एक्सपर्ट की क्या एक्सपर्ट कोर्ट के क्या पावर्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्सपर्ट। सो ये सारी चीजें हमें 14A बताता है। आई होप 14 और 14A में जो कनेक्शन है वो आपको समझ में आया होगा। 14 इंडिविजुअली, 14A इंडिविजुअली भी आपको समझ में आया होगा। अब मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए टू नो दैट अनाउंसमेंट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। अनाउंसमेंट से पहले मैं आपको बता देती हूँ अनअकैडमी के एडवांटेजेस। तो अनअकैडमी का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आप घर पे अपने कंफर्ट जोन में बैठ के आराम से क्लासेस देख सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। अनअकैडमी का ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से करिए। अनअकैडमी ऐप पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिलती है जहाँ पे आपके लिए लाइव पोल्स होते हैं, जिसमें हम आपकी तैयारी करवाते हैं एमसीक्यू की। अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हैं तो स्पेशल क्लासेस एक्सेस करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है। वहां पे आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज ARPI10। इससे जो स्पेशल क्लासेस है वो अनलॉक हो जाएगी, आप स्पेशल क्लासेस एक्सेस कर पाएंगे। स्पेशल क्लासेस स्पेशल क्लासेस के फीचर्स, स्पेशल क्लासेस का सबसे बड़ा फीचर है पोल्स फॉर द लर्नर। यहाँ पे हम आपकी तैयारी करवाएंगे एमसीक्यूज की। आपकी प्रीलिम्स इज द फर्स्ट स्टेज टू क्रैक एनी एग्जाम। तो प्रीलिम्स की तैयारी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, इसीलिए हम आपकी तैयारी करवाएंगे एमसीक्यू की, जहाँ पे आप पोल्स में पार्ट ले सकते हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही बढ़ेगी फॉर एनी जुडिशियल सर्विस एग्जाम। आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट करने से आप कभी कोई क्लास मिस नहीं करेंगे। जो भी हम पढ़ाएंगे, जो भी लेक्चर हम लेंगे, उसके आपको पीडीएफ नोट मिल जाएंगे। आप अपने एजुकेटर से लाइव चैट के थ्रू बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे जो प्राइसिंग प्लान्स है,
ये रेंज करते हैं 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक। वी हाईली सजेस्ट कि आप 12 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक का कोई प्लान लीजिए, बिकॉज इतना टाइम आपको लग जाता है टू प्रिपेयर फॉर एनी जुडिशियल सर्विस एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। इसीलिए 3 अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज आपको बनानी पड़ेंगी, एंड आपको इक्वल टाइम एंड अप्रोप्रिएट टाइम आपको देना पड़ेगा इन तीनों ही तरह की स्ट्रैटेजीज में। सो दैट ऑल टेक्स एटलीस्ट 12 मंथ्स। तो इसीलिए कम से कम 12 मंथ्स का आप प्लान लीजिए। 12 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको बहुत रीजनेबल रेट में मिलेगा। इसके ऊपर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं ARPI10, तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी जो भी ऑफर्स चल रहे हैं उसके ऊपर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। अगर आपको हमारे वीडियो का कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगा है तो आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारे जो बैचेस अभी चल रहे हैं अनअकैडमी ऐप पे, मैं आपको उन बैचेस के बारे में बता दूं। एक्सेलरेटर बैच चल रहा है जो कि जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा है। ये बैच सारे ही जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करवाएगा। यहाँ पे टॉप एक्सपर्ट्स, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस बैच का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज करिएगा ARPI10, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाए। इसके अलावा UPPCSJ यानी उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस के लिए भी एक बैच है जो कि 6 मंथ्स का है। 6 मंथ्स का ये बैच है। अगर आप UPPCSJ के लिए इंटरेस्टेड है, अगर आप यूपी जुडिशरी में इंटरेस्टेड है, तो ये बैच आपको बहुत हेल्प करेगा। टारगेट राजस्थान जुडिशरी, राजस्थान का नोटिफिकेशन आ गया है, डेट अभी भी बाकी है। अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी भर दीजिए। टारगेट राजस्थान बैच सिर्फ 3 महीने का है, जो आपकी तैयारी करवा देगा कंप्लीटली फॉर प्री एंड मेंस बोथ। अब मैं जिस अनाउंसमेंट की बात कर रही थी उस अनाउंसमेंट पे आती हूँ। अभी से लेके 7 दिन तक, यानी आज से लेके 7 दिन तक एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहां पे अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप 18 मंथ का लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स का फ्री है। 24 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 मंथ्स का फ्री है। यानी आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके ऊपर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं विच इज ARPI10, ARPI10, तो आपको इन सभी चीजों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि हरियाणा ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। इसके अलावा राजस्थान का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, यूपी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इसीलिए जल्दी कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल क्रैक जुडिशरी को सब्सक्राइब कीजिए, hit that bell icon so that you are updated with all the latest updates from our channel. आई होप आपको पसंद आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।